दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि लैब अटेंडेंट की जो जॉब प्रोफाइल क्या है और किस तरीके से मैंने इसकी तैयारी की। आज मैं इसी के बारे में सब डिस्कस करूँगा कि कब मैंने इसका फॉर्म अप्लाई किया, क्या इससे पहले फॉर्म कब निकला या नहीं निकला, इसके बारे में मैं बात करूँगा आज पूरे विस्तार तरीके से। मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट इसको पूरी तरीके से आज डिस्कस करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे पहले जो 2023 में वैकेंसी निकली थी, उसमें मैंने फॉर्म डाला था। उसमें उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। इससे पहले ईएमआरएस जो है वो फॉर्म नहीं निकाला करती थी। स्टेट सोसाइटी को पावर थी। स्टेट सोसाइटी अपने हिसाब से इसके फॉर्म निकालती थी और स्टेट के ही एम्प्लॉयर्स को हायर करती थी। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, क्योंकि जो जितना भी पैसा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया करती थी डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट में बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी हो या जो भी रहा हो, आई डोंट नो, इतना तो मुझे नहीं पता, बट डिपार्टमेंट ने अपने अंडर में ले लिया इसको। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए। और देन 30 30 मार्च 2024 को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर थे उन्हें बाहर कर दिया। और देन परमानेंट एम्प्लॉयर्स को तकरीबन 3 से 4 मंथ बाद उन्हें हायर कर लिया। ठीक है, उनकी जॉइनिंग करा दी। तो मैं बताना चाहता हूँ, 2023 में जब ये फॉर्म निकला, जून जुलाई की समथिंग, देन मैंने उसे डाला। ठीक है, डालने के बाद तकरीबन अक्टूबर के समथिंग इसका एडमिट कार्ड जारी हुआ और नवंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद तकरीबन जनवरी में मेरा तकरीबन 15 से 25 जनवरी के समथिंग इसका रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने के बाद डीवी की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। डीवी की प्रोसेस स्टार्ट हुई। डीवी की प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 मंथ लगा। तो दिल्ली में हमारा डीवी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पास नेस्ट डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग है, वहीं पे शायद दिल्ली पुलिस का भी ऑफिस है। तो उधर ही मेरा डीवी हुआ। और काफ़ी अदर स्टेटों से भी लोग आए थे, काफ़ी वहाँ पे बच्चे थे। तो हमारा डीवी हुआ। डीवी होने के बाद नेस्ट ने डीवी लेने के बाद फिर उसके बाद हम घर आ गए। और घर आने के बाद फिर हमें मेल आया और एक लिस्ट उन्होंने अपनी साइट पे भी पब्लिश की। और पब्लिश की, उसमें हमने अपना नाम देखा कि हमें कौन-सा कहाँ पे कौन-सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, कहाँ पे मिला है, कौन-सा स्टेट मिला है हमें। तो हमने फिर देखा, तो मुझे तो महाराष्ट्र मिला था। तो महाराष्ट्र में उसमें साफ-साफ मेंशन था कि आपको वहाँ के जॉइंट कमिश्नर के उसमें आपको कहाँ पे उन्होंने ऑफिस बना के रखा है, तो उधर आपको जाना है। ठीक है। फिर उसके बाद साइड पे उन्होंने एक एडमिट कार्ड भी निकाला। तो वहाँ पे हमने देखा एडमिट कार्ड, और उसमें कहाँ पे उसका पूरा ब्यौरा कि कहाँ पे ये है। तो गए, वो पता किया। पता करने के बाद हमने एक नासिक के अंदर ही एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, उसके अंदर हमारा दोबारा से डीपी कराया गया। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह जो भी है, अंडरटेकिंग वगैरह, वो सारे के सारे फॉर्म वगैरह वहीं पे फिल हमसे कराए गए। और फिर फिलअप कराने के बाद हमें फिर फर्दर जॉइनिंग हमें लेटर हमारे हाथ में दिया गया। और हमने फिर आके स्कूल में यहाँ पे स्कूल में हमने लेटर दिया। और लेटर देने के बाद यहाँ से हमारी जॉइनिंग पक्की कर दी गई और उसी दिन से हमारी जॉइनिंग हो गई। और हमारे जो भी डिपार्टमेंट को है ऊपर, वहाँ पे हमा एक मैसेज किया गया कि ये बंदा है, ये जॉइन हो चुका है। तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसेस हुई। तो यही चीज़ें हैं बताने के लिए मेरे। और अब मैं बात करता हूँ सिलेबस से रिगार्डिंग कि हमारे जो मैंने जो तैयारी की है वो कहाँ से किस तरीके से तैयारी की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने 12th पास की है वो हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के राठ तहसील से मैंने अपना जो भी 12th पास है वो वहाँ से किया, जीआरबी इंटर कॉलेज से। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद गया। वहाँ इलाहाबाद में मैंने दस्तक कैरियर कोचिंग से मैंने अपनी शुरुआत की। वहाँ दिलीप सर और नसीम सिद्दीकी सर और मुकेश बेनरवाल सर, ये सारे सर थे वहाँ पे जो पढ़ाया करते थे। तो उन्हीं से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। वहीं पे मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद 1 साल तक मैंने किया। उसके बाद मुझे मैथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैथ मेरी बिल्कुल ही एकदम वीक थी। तो और मैंने जो 12th किया है वो बायोलॉजी से किया है, तो मुझे मैथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो इसलिए मैंने उसको स्किप करने का सोचा। मैथ को बस मैं सोच रहा था कि ये कैसे भी करके मेरे यहाँ से हट जाए। तो बस फिर उसके बाद निकला फार्मेसी का यूपी उत्तर प्रदेश एंट्रेंस एग्ज़ाम।
मैंने उसको दिया तो उसके बाद मेरी जो रैंक आई पेपर देने के बाद वो 336 रैंक थी। तो उसमें मुझे काफ़ी उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मुझे मिल रहे थे। तो मैंने अपने घर के पास में जो यूनिवर्सिटी है, वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, मैंने वो चॉइस की। उसमें मैंने एडमिशन लिया और एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में मेरा उसका डीबी हुआ था। तो मैंने उसको कंसीडर किया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को। फिर मैंने वहाँ से फार्मेसी की। तो फार्मेसी करने के बाद मैंने बस फार्मेसी मैंने इसलिए की कि अगर मैं एज ए गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाया तो मेरे फ्यूचर का क्या, मेरा फ्यूचर सिक्योर यहाँ पे सिक्योर नहीं है। तो मैंने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैंने मेडिकल डिपार्टमेंट में मैं कूदा। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने उधर से फार्मेसी की, फार्मेसी करने, लेकिन मेरा कोई फार्मेसी लास्ट टाइम तक मेरा रुझान है वो फिर कंपटीशन की ओर चला गया। तो बस फिर उसके बाद मुझे जैसे ही मेरा फार्मेसी कंप्लीट हुआ तो मेरा एक लाइब्रेरी मैंने यूनिवर्सिटी में देखा, लाइब्रेरियन जो है उसका कोई खास वर्क नहीं था और सैलरी अच्छी थी। तो मैं उसकी तरफ कुछ प्रभावित हुआ, उसकी जो बुक्स थी और ये सारी चीज़ें थी कि पढ़ने के लिए टाइम बहुत है और ऐसी सब चीज़ें, तो मैं उस पर काफ़ी प्रभावित हुआ। तो मैंने ये सोचा कि लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का जो BLIS का कोर्स है मैं वो करूँगा। तो मैंने उसको कंसीडर किया। तो फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया। तो मैंने उसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मेरा वो अभी मेरा कंटिन्यू चल ही रहा था इलाहाबाद का कि EMRS की वैकेंसी आ गई। EMRS के पहले तो मैंने कभी नाम सुना नहीं था EMRS का, शायद मुझे आशा है कि आपने भी कभी नहीं सुना होगा इससे पहले। तो EMRS क्या है, किस तरीके से मैंने नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन के बाद फिर काफ़ी वीडियोस आई, अपनी विवेक सर की भी आई और अपने अंकित भाटी सर की भी आई। तो इनसे काफ़ी कुछ मैं सीखता रहता था। तो ये इस इनकी सारी वीडियोस में समथिंग समथिंग काफ़ी वीडियोस GK क्लास वगैरह भी है, इन्हीं से सर से लिया करता था, इन्हीं के प्लेटफॉर्म से। तो ऐसी सारी चीज़ें रही हैं मेरी। तो मैंने इनका देखा, इन्होंने बताया कि परमानेंट जॉब है, इस तरीके से है, उन्होंने सब पूरा बताया कि कौन डिपार्टमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, इस तरीके से। तो मुझे लगा इसकी, लेकिन मैंने जब फीस देखी तो फीस बहुत हाई फाई थी। तो फीस में मेरा थोड़ा दिमाग चकराया। तो फिर उसके बाद मैंने देन अप्लाई कर दिया। तो मैंने इसकी वार्डन के लिए अप्लाई किया। वार्डन में थोड़ा मैथ का प्रॉब्लम था तो बस उसी चक्कर में नहीं हो पाया। बट मैंने इसका भी डाला, मैंने दोनों ही पेपर डाल दिए। ठीक है, दोनों के लिए डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने इसका तैयारी की। ठीक है, मैंने तैयारी थोड़ा रीजनिंग पे फोकस किया। 30 नंबर का रीजनिंग था और 30 नंबर का ही मेरा GK GS का था और 60 नंबर की जो थी वो साइंस का पोर्शन था। तो 120 नंबर का टोटल था। ठीक है, 30-30 इसका और 60 उसका, 120 नंबर का टोटल पेपर था। तो ऐसे, और जो हिंदी और इंग्लिश आनी थी वो 15-15 नंबर की आनी थी, लेकिन उसमें क्वालिफाई करनी थी। ऐसा कोई वो नहीं था कि आपको नंबर लाने हैं तो उसकी कट ऑफ में उसका कोई वो रोल नहीं था। 40% लाना आपको, तकरीबन 15 नंबर में से 6 नंबर लाना आपको कंपलसरी था। ठीक है, तो मेरी इंग्लिश टूटी फूटी थी। तो जैसे तैसे करके मेरा इंग्लिश में मैंने उसमें थोड़ा पढ़ा भी और थोड़ा अपना जो भी है देखा। और उसके बाद हिंदी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट मेरा जैसे तैसे करके हिंदी में हो गया था। इंग्लिश में मेरे 8 नंबर के समथिंग थे मेरे इंग्लिश में। और हिंदी में तकरीबन 11 नंबर के समथिंग मेरे हिंदी में थे। तो ऐसा मेरा रहा है। तो ये मेरा क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई होने के बाद इसमें जो है, इसमें रीजनिंग में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम थी तो मुझे मैथ में थी। तो ऐसा था, तो मेरे तकरीबन रीजनिंग में 24 नंबर के समथिंग मेरे ठीक हो गए थे। और जनरल अवेयरनेस में जो थे वो तकरीबन 20 नंबर के समथिंग मेरे जनरल अवेयरनेस में ठीक हो गए थे। और जो उसमें हैं अपने साइंस में हैं वो 48 नंबर मेरे उसमें साइंस में ठीक हो गए थे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो लैब मैनुअल की बुक आती है ना, प्रयोगशाला प्रयोगशाला की एक बुक आती है, मैंने उसको इलाहाबाद से, कटरा से मैंने वो परचेज की थी। तो मैंने प्रैक्टिकल उसमें किस तरीके से प्रैक्टिकल के बारे में उसमें बताया गया है कि प्रयोगशाला के जैसे रसायनों के नाम वगैरह उसमें दिए गए हैं। लैब में किए जाने वाले प्रयोग, किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि 12th में क्या है, मैंने स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से मैंने किया है। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा कराए नहीं जाते हैं, तो इतना ज़्यादा नॉलेज प्रैक्टिकल के बारे में था नहीं, बस किताबी जो भी था वो इलाहाबाद में जो पढ़ाई की है उसी का नॉलेज था। तो ऐसे तो जो भी था वो मैनुअल से मैंने जो थोड़ा बहुत
ज्ञान को कलेक्ट किया। फिर उसके बाद है और इसके जो यूज़ होने वाले उपकरण, हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है, सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है, हम इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत सारे हैं जो हम कैसे यूज़ करेंगे, हैं? इक्विपमेंट हैंडलिंग वगैरह, हेल्पिंग वगैरह, ठीक है? हम किस तरीके से उपयोग किए जाने वाली विभिन्न विधियों का ज्ञान वगैरह, ये सारी चीज़ें थीं, ठीक है? इनके बारे में मैंने जाना और इन चीज़ों को मैंने समझा। तो ये सारी चीज़ें थीं, तो मैं इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से उसको किया। तो मुझे साइंस क में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, तो बेसिकली तो ऐसा ऐसा सब था। तो वहाँ से फिर मैंने उसके बाद मैंने फॉर्म तो मैंने डाल ही दिया था। फॉर्म डालने के बाद मेरा तकरीबन नवंबर के समथिंग मेरा एडमिट कार्ड जो भी है, एग्ज़ाम वगैरह मेरा वो हुआ। फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की दिसंबर में आंसर की आई। आंसर की आने के बाद लास्ट जनवरी में इसका रिज़ल्ट आ गया। जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आने के बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भैया और वो आ चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है, देखा क्या आपने? तो मैंने देखा नहीं था, सर्दियों का टाइम था उस टाइम। जब पेपर हुआ नवंबर में, अच्छी सर्दी पड़ रही थी, मुझे आज भी याद है कि जब फॉर्म तकरीबन 7 लाख, साढ़े 6 लाख से लेके 7 लाख के समथिंग इसके फॉर्म पड़े हुए थे। जब मैंने एग्ज़ाम देने के लिए, और इसका उत्तर प्रदेश में, एक तो इसकी फ़ीस हाई-फ़ाई थी। दूसरा दूसरा इसका जो सेंटर था, एक स्टेट में, पूरे इंडिया में, एक स्टेट में एक एग्ज़ाम सेंटर था, ठीक है? उत्तर प्रदेश का लखनऊ में था और भोपाल, अपना एमपी का भोपाल में था, दिल्ली का दिल्ली में था, ऐसे सारे सेंटर थे। एक राज्य, एक सेंटर, ठीक है? और छत्तीसगढ़ का रायपुर में था, तो एक एक राज्य, एक सेंटर था, ऐसे सिस्टम था। तो मैंने भी अप्लाई किया, मैंने डाला उसे, मैंने लखनऊ मेरा सेंटर गया था। तो ये सारी चीज़ें थीं, तो मैंने वहाँ गया तो उस टाइम बहुत ज़ोर से, जो सर्दियों का टाइम था, बहुत ज़ोर से कोहरा था। तो कोहरा होने के कारण शायद लोग ज़्यादा पहुँच नहीं पाए। मेरी क्लास में तकरीबन 30 सीट थी। एक क्लास में तकरीबन 30 लोग बैठ सकते थे और 30 लोगों की बैठने के लिए जगह थी। लेकिन सिर्फ़ वहाँ पे 11 से 12 ही बच्चे पहुँचे थे, 11 से 12 ही बच्चे पहुँचे थे और सारी की सारी सीटें खाली थीं। तो ऐसी सब चीज़ें थीं। तो इस बार जो मेरे टाइम पे मेरे जो नंबर टोटल बने थे वो 92 नंबर बने थे, ठीक है? और तकरीबन मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि तकरीबन 66 या 96 या फिर 88, 98, 98 कट ऑफ जाएगी, तो ऐसे सब था। लेकिन बट बाद में मैंने देखा तो तकरीबन 88 के समथिंग कट ऑफ थी, तो देन मैंने देखा मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो जब इसका जनवरी में रिज़ल्ट आने के बाद इसका डीवी जो है वो तकरीबन डीवी के लिए 15 से 20 दिन बाद एक हमारी मेल आईडी पर मेल आया। इस आपका जो है 15 से 20 दिन बाद आपका डीवी है और किस डेट को कहाँ पे डीवी है, ये सारी की चीज़ें मेल पे हमें मिल चुकी थी। ठीक है? तो फिर मैंने मेल देखा, मेल देखने के बाद है ये बात पता चला कि दिल्ली में हमारा डीवी है। तो तकरीबन सभी बच्चों को आ चुका था। तो हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में तकरीबन अप्रैल के समथिंग, अप्रैल के मार्च या लास्ट मार्च या अप्रैल में हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में हमारा डीवी कंप्लीट हुआ और डीवी में मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, इसमें सेंट्रल की जाति आप बना लें। इंग्लिश वाली जो जाति बनती है ना, वो आप बना के रखें, क्योंकि उस टाइम पे जब हमने डीवी किया तो काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। एक गर्ल्स थी, शायद उसका तो जो डीवी करा रहे थे सर लोग, उनसे पंगा भी हो गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो डीवी के लिए, जब भी डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो आपसे इंग्लिश का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको आपका स्टेट वाला मान्य नहीं करेंगे वो लोग, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारा वहाँ पे डीवी कंप्लीट हुआ। डीवी कंप्लीट होने के बाद तकरीबन हम 20 से 25 दिन बाद हमें फिर एक मेल आया और साइड पे बाकायदा लिस्ट आई। लिस्ट में हमने देखा कि हमें कौन सा राज्य मिला है, ठीक है? राज्य मिलने के बाद हमारा जो है वो एक और लिस्ट उन्होंने कि कौन से राज्य में कहाँ आपका हेडक्वार्टर है, वहाँ आपको, और आपके हेडक्वार्टर ने कहाँ पे आपका आपका जो डीवी करानी है वो कहाँ पे करानी है, पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की। तो हमने देखा और मेल पे भी चीज़ें आ चुकी थी। तो हमने देखा कि हमारा कहाँ पे, तो मेरा नासिक हुआ, मुझे महाराष्ट्र मिला, महाराष्ट्र
स्टेट मिला, काफ़ी लोगों को अदर अदर राज्य मिले, कई लोगों को तमिलनाडु मिले, झारखंड मिला, अपना मध्य प्रदेश मिला, मुझे महाराष्ट्र मिला। तो मेरा नासिक का जो जहाँ डीवी होनी थी वहाँ का मुझे एड्रेस प्रोवाइड किया और मैंने अपना नाम देखा। फिर उसके बाद मैं नासिक गया। नासिक जाने के बाद मैंने उसे वहाँ पे डीवी कराई और डीवी कराने के बाद मुझे वहाँ से एक लेटर मिला और लेटर मिलने के बाद मैं स्कूल आया। स्कूल में मैंने वो लेटर प्रोवाइड किया और मैंने प्रिंसिपल सर को बताया कि सर मेरा जो है वो लैब अटेंडेंट की पद पे मेरा हुआ है और सर ऐसे ऐसे हुआ है, तो सर प्लीज़ वो करें। तो फिर वहाँ पे जो भी थे क्लर्क थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाई मुझसे और एप्लीकेशन लिखवा के मेरी देन वो ज्वाइनिंग लेटर था, वो ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने वो लेटर जो नासिक से लेके आया था वो स्कूल में ले लिया उन्होंने और एक लेटर लिखवाया। लेटर मैंने उनको क्लर्क सर को मैंने प्रोवाइड करवा दिया। फिर एक उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर बनाया वहाँ से, उसमें ऊपर ज्वाइनिंग लेटर लिखा हुआ था। उन्होंने एक ज्वाइनिंग लेटर बनाया, ज्वाइनिंग लेटर बना के मुझे प्रोवाइड किया। तकरीबन 1 से 2 दिन बाद मुझे वो ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया और प्रोवाइड करवाने के बाद बस मेरा ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैं तकरीबन 3-4 दिन के बाद मैं अपना होम टाउन घर गया, घर छुट्टी लगा के, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी हो गया था। तो मैंने फिर उसके बाद मैं घर गया और घर जाने के बाद मैंने चीज़ें इस तरीके से मैंने की और फिर अपना सामान लेके आया और देन मेरी जॉब की जर्नी इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई और इस तरीके से मेरा दी एंड हुआ। तो यही सब चीज़ें रही हैं मेरी। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट थे मेरे उस पे। मैंने देखा कि सर एक गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है, सर बॉयज़ के लिए कैसी जॉब है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये गर्ल्स के लिए भी जॉब ठीक है और बॉयज़ के लिए भी ठीक है। लेकिन अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए स्पेशली टॉप ऑफ द टॉप जॉब है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है, इस फील्ड में गर्ल्स नहीं हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो शायद 1 या 2 गर्ल्स ही काम कर रही हैं। बहुत ही अच्छी एकदम लाइट वेट काम है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है आपको पूरे साल में कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल के टाइम पे थोड़ा वो वर्क पड़ता है, बट इतना ज़्यादा वो हार्डली वर्क नहीं है। जो भी अपना शांत है, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है, एक नंबर जॉब है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देन आपको स्कूल अगर अच्छा मिलता है और आपको क्वार्टर की अवेलेबिलिटी सब कुछ है, अगर आपके कैंपस के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग पे वर्क नहीं कर रहा है तो आपको देन कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस रहता है और सीसीटीवी आपके क्लासरूम के अंदर भी रहते हैं, आपके जो ग्राउंड है, एरिया है, हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा मिलेंगे। हो सकता है कि आपकी लैब में भी सीसीटीवी कैमरा हो। तो गर्ल्स के लिए भी स्पेशली बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सख्त निर्देश हैं गर्ल्स के मैटर पे, बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और गर्ल्स के लिए बहुत प्रोटेक्शन है। इतनी अगर कोई भी छोटी-सी प्रॉब्लम्स अगर होती है किसी टीचर्स के खिलाफ या कुछ भी, अगर किसी तो आप देन एक एक आप शिकायत करिए, आपका निवारण तत्काल ऑन द स्पॉट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं एनबीएस के अंदर और एनबीएस के अंदर और ईएमआरएस के अंदर इन 2 चीज़ों पर बहुत पाबंदी है। तो इन सब चीज़ों गर्ल्स के लिए बहुत सेफ जॉब है, अच्छी जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है और बेहतरीन। आपको कहीं धूप में घूमना नहीं है, कहीं ऐसा कोई काम करना नहीं है, गंदा कोई काम आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एक नंबर आपको जितने भी काम हैं एकदम, कभी आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि नहीं मैं किसी या छोटे पद पे हूँ या किस तरीके से। आप एकदम टीचर्स के साथ में रहना है, टीचर्स के साथ में आना, उठना, बैठना, आपकी जो भी है चीज़ें। अदर ड्यूटीज़ के लिए आपको प्रिंसिपल असाइन कर सकते हैं, जैसे हाउस मास्टर वगैरह हैं आपको, लेकिन डिपार्टमेंट और हेड की तरफ से, नेस्ट की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको ना तो हाउस मास्टर बनाया जाएगा, हाउस मास्टर नहीं बनाया जाएगा, ना रिमेडियल दी जाएगी, ना रिमेडियल क्लासेस दी जाएंगी, ना सुपरविजन क्लासेस दी जाएगी। आपको कोई क्लास नहीं दी जाएगी, कुछ नहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप एकदम आप 7 बजे स्कूल आए और 2 बजे आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इन केस तभी बुलाया जाएगा जैसे कभी कोई जयंती है या कुछ भी ऐसी है या कोई एक्टिविटीज़ चल रही हैं या सर को आपकी ज़रूरत है, प्रिंसिपल सर को आपकी ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ है, तभी आपको बुलाया जाएगा। वरना एकदम वर्कलोड कोई ख़ास नहीं है। आपको हाउस मास्टर तभी बनाया जाएगा जैसे मान लीजिए, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ नहीं जा सकते हैं, तो बॉयज़ टीचर्स अलाउ नहीं है उसके अंदर। तो अगर मान लीजिए कोई 1 या 2 टीचर हैं, 1 या 2 टीचर हैं, टीचर्स की कमी है, तो वहाँ पे हाउस मास्टर बनाए जाते हैं। तो हाउस मास्टर आपको तब बनाया जा सकता है
जब वहाँ पे टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तब आपको हाउस मास्टर बनाया जा सकता है। तो हाउस मास्टर में कुछ नहीं करना होता है। हाउस मास्टर में आप जाएँगे अपने हाउस में बच्चों का सिर्फ़ हाल-चाल, शाम के टाइम आपको हाल-चाल पूछना है कि बच्चों आप कैसे हो? आप बढ़िया हो? आपने खाना प्रॉपर खा रहे हो? आपकी किसी की तबीयत तो खराब नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अगर आप हाउस मास्टर बनाए जाते हैं, तो हाउस मास्टर का उसका अलाउंस भी मिलता है आपको। तो आपको जो भी 1000-1500 आपको 1100-1200 ₹1500 आपको पर मंथ आपको उसका हाउस का भी मिलेगा। अगर आप शाम के टाइम जाना है, एक बार जाके आपको आना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम्स होती है एनी टाइम, तो वो आके आपको बच्चा बताएगा। और हर हाउस मास्टर को तकरीबन 30 से 40 बच्चे आपको उसे दिए जाते हैं। किसी के यहाँ 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 35 बच्चे भी हो सकते हैं, एक हाउस के अंदर। तो आपको अगर एक हाउस का चार्ज मिलता है, तो आपको 30-35 बच्चे आपको मिल जाएँगे। और किसी 30-35 बच्चे दूसरे को मिलेंगे, 30-35 बच्चे किसी दूसरे को मिलेंगे। तो ऐसे सभी में आपस में ही बाँट दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है? तो आपको हाउस मास्टर बना और अगर एएचएम बनते हो, अगर असिस्टेंट हाउस मास्टर अगर आप बनते हैं, तो असिस्टेंट हाउस मास्टर में सिर्फ़ आपको तब जाना है जब आपका हाउस मास्टर नहीं होगा। तो आपको कभी जैसे 1 दिन के लिए कहीं ऑफ़िशियल छुट्टी पे चले गए या फिर ये इस डिपार्टमेंट की तरफ से या अपनी पर्सनल छुट्टी पे चले गए, तो तब आपको देखना है उनका हाउस, नहीं तो अदर आपको नहीं देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यही सब चीज़ें थी कि कहाँ से कैसे मैंने तैयारी तो मैंने आपको बताई है कि ऐसे रहा है मेरा। बाकी अभी जो सिलेबस आया है वो एकदम डिफरेंट है। उसमें 2 पेपर कर दिए गए हैं और उसमें डिस्क्रिप्टिव भी डाल दिया गया है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। इस बार का पेपर बिल्कुल एकदम ही डिफरेंट है और लैब अटेंडेंट और प्रीलिम्स जो पेपर है, वो जेएसए और लैब अटेंडेंट के लिए सेम ही है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। आगे मेरा जो वीडियो है मैं लेके आऊँगा जेएसए के लिए कि जेएसए के लिए क्या वर्क है, एक भाई ने मेरे कमेंट किया था। तो मैं उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी आएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट करिए, मैं तुरंत ही उसका जवाब दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जो भी अगर मेरी मोनेटाइज़ चैनल होती है तो उसके लिए मैं आप लोगों को ही ये चैनल मैंने अपनी पर्सनल के लिए नहीं बनाई है। जो भी होगा जिससे इसकी जितनी भी अर्निंग होगी तो इसका मुझे नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने भाइयों को जो भी होगा मैं उसके लिए प्रोवाइड करूँगा और जो भी सहूलियत हो सकती है और अपने दोस्तों के लिए मैं वो करने का प्रयास करूँगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं कुछ इससे अर्निंग कर सकूँ या कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। आने जो हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं भाई भाई लोग, उनके लिए जो भी जितना भी मेरा बन सकता है मैं उसे कंट्रीब्यूट करूँगा और मैं लोगों की मदद करूँगा। ये मेरा प्रयास है, एक छोटा-सा प्रयास है। देन उसमें आप थोड़ा-सा पार्टिसिपेट करें और थोड़ा मेरी मदद करें और देन चैनल को ग्रो करें। तो यही सब चीज़ें थी बताने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।